हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखेंगे आने वाले 2024 में जो 10वीं का पेपर होने वाला है, इसमें हम गणित के महा मैराथन वीडियो समझिए हम ला रहे हैं। तो इसमें हम पहली क्लास आज हम वास्तविक संख्या से दे रहे हैं। लगातार आपको 4 से 5 दिन में सभी मैथ का पूरे कवर कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद 4 से 5 दिन में पूरे सब्जेक्टिव भी कवर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का। दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर BQ प्लस r तो क्या होगा। जैसा कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। ऑप्शन इसमें a है 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। ऑप्शन बी में है 1 से बड़ा r, r से बड़ा b। ऑप्शन सी में है 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। ऑप्शन डी में है 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। इसमें जो है आपको सी और डी ऑप्शन में छोटा जो लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में देखिए छोटा और ऑप्शन डी में छोटा छोटा लिखा हुआ दोनों में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ये याद करने वाला ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा इसका सही उत्तर डी। यानी क्या हो जाएगा 0 से बड़ा r और r से बड़ा b। इसे आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी में है अवास्तविक संख्या, ऑप्शन सी में है विषम संख्या, ऑप्शन डी में है अभाज्य संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को, यानी दोनों के जोड़ करके समूह को क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं हम वास्तविक संख्या। क्योंकि ये वास्तविक संख्या ही चल रहा है, इसलिए तो क्या कहेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहेंगे। नंबर 3 में है क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णांक संख्या आपको वो होता है जैसे हो गया माइनस में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। यानी कोई भी माइनस में संख्या हो या प्लस में हो या 0 हो, उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन बी में। 4 में है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। ऑप्शन ए में है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी में है अभाज्य संख्या, सी में है पूर्णांक, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत, अगर शून्य को प्राकृत संख्या में शून्य समेत अगर हम जोड़ देंगे और ऋण संख्या को, ऋण संख्या मतलब माइनस वाला संख्या, अगर इसको भी हम जोड़ देंगे तो वो पूर्णांक हो जाएगा। यानी वो प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगा, वो पूर्णांक संख्या रह जाएगा। अब इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जो माइनस से शुरू हो करके 0 लगा करके और 1, 2 हो, यानी पूर्णांक संख्या हम उसको कहेंगे। जैसे -1, 0, 1, यानी ये पूर्णांक संख्या है। और प्राकृत संख्या आप किसे कहते हैं, 1, 2, 3, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 1, 2, 3, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया प्राकृत संख्या और ये हो गया पूर्णांक संख्या। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 ना कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्या को, यानी शून्य समेत ऋण संख्या यानी माइनस वाला संख्या भी जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्णांक संख्या। ऑप्शन सी। 5 में है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपित होगा अथवा नहीं। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या निरूपित होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 है, वो संख्या रेखा पर सजा सकते हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। तो शून्य समेत, इसमें ऋण नहीं है, हम अभी बताए थे कि शून्य समेत होगा तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला है अगर पूर्णांक b, a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, यानी पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाएगा। तो b को a का क्या कहा जाएगा, भाज्य। क्योंकि पूर्णांक b जो है a से पूर्ण, यानी b जो है
बी जो है वो ए से पूर्णतः विभाजित है, चाहे जिस मर्तबे भी हो, मान लीजिए 0 मर्तबे तो मान लीजिए वैसे 0 होता है, लेकिन पूर्णतः कह दिया है कि विभाज्यत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, क्योंकि भाज्य जो है जैसे ए से विभाजित है बी, यानी ये हो गया भाज्य, ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। अच्छा, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम भाजक। यहाँ पर जो आएगा उसको बोलेंगे हम भागफल, और नीचे जो होगा उसको बोलेंगे हम शेषफल। चलिए, तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम भाज्य, ए को भाज्य बोलेंगे। में है, क्या 0 किसी पूर्णांक से विभाजित है? 0 में हम किसी से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए 0 किसी भी पूर्णांक से विभाजित नहीं है। क्या है, 0 में किसी से हम भाग नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, किसमें होता है, तो इसका प्रयोग होता है मौसों निकालने में। क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक, याद रखिएगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक होता है माइनस वाला और धनात्मक होता है प्लस वाला, तो धनात्मक पूर्णांक का मौसों निकालने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बुआ। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में व्यक्त होता है? विषम पूर्णांक जो होगा, याद रखिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कह रहा और वो भी धनात्मक कह रहा, तो विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 2q + 1। अगर यहीं पे अगर सम रहेगा तो हो जाएगा सिर्फ 2q। सम मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, और विषम मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लाएगा। इसमें तो लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसलिए यह है धनात्मक सम पूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक है, तो विषम हो गया ये। और अगर सम पूछे तो ये, अगर 11वां में देख लीजिए तो 11वां में है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक वही हो जाएगा 2q के रूप का होता है। चलिए आगे बढ़िए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अभी हम बताए थे कि सम पूर्णांक जो होगा वो 2q के रूप का होगा, सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है? तो यूक्लिड विभाजन जो होता है वो किसके लिए होता है, तो शून्य को छोड़ करके, यानी यूक्लिड विभाजन वाला जो होगा वो शून्य यानी 0 के छोड़ करके सभी पर लागू होगा। यूक्लिड विभाजन में जो है 0 का मौसों नहीं निकलता है, इसलिए शून्य को छोड़ करके सभी पर लागू होगा यूक्लिड विभाजन वाला नियम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो केवल धनात्मक के लिए, यानी जो प्लस वाला संख्या, जैसे 0 के बाद जो है 1 2 3 4 5 जो भी है उसके लिए यूक्लिड विभाजन है। बाद बाकी 0 से कम यानी -1 -2 -3 इसके लिए यूक्लिड विभाजन नहीं है। अगला है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। d द्वारा क्या विभाजित होगा, तो a और b दोनों विभाजित होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक अगर a और b है तो HCF का सबसे बड़ा पूर्णांक, HCF का अगर मान लीजिए d द्वारा क्यों विभाजित होगा, क्योंकि अगर सबसे बड़ा पूर्णांक अगर 20 है, मान लीजिए छोटका पूर्णांक 10 है, तो d द्वारा विभाजित अगर हम करते हैं, यानी इसको अगर हम HCF निकालेंगे, HCF अगर इसका हम निकालेंगे तो HCF वही ना निकलेगा। HCF मतलब कि अगर D निकालेंगे तो वही निकलेगा जिसमें दोनों से भाग लग जाएगा। मान लीजिए 10 निकलता है D, तो D से दोनों में भाग लग गया ना, इसलिए D द्वारा दोनों विभाजित होगा, A और B दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक C और D हो और भागफल तथा शेषफल R है, जहां 0 से बड़ा R, R से बड़ा D हो, तो धनात्मक पूर्णांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो C और D के संबंध में है, तो इसके लिए सत्य क्या हो जाएगा, A और B के लिए रहता है, याद रखिए A और B के लिए रहता है तो हो जाता है A बराबर BQ + R। तो C और D के लिए है तो किसके क्या हो जाएगा, C बराबर DQ + R, यानी C बराबर DQ + R किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है, C बराबर DQ + R। दो धनात्मक पूर्णांक C और D, तो इसका HCF होगा, क्या होगा, अगर शेषफल R बराबर 0 हो, तो C और D है, यानी C छोटा है D बड़ा है। अच्छा, C बड़ा है D छोटा है, C बड़ा है D छोटा, ब्रैकेट में दिया गया C बड़ा है और D छोटा है, तो उसका HCF क्या होगा, तो याद रखिएगा HCF कभी भी होता है
तो HCF सदैव जो है छोटा वाला HCF होता है। अगर मान लीजिए 5 है और 25 है तो इसका HCF थोड़ा ना 25 हो जाएगा, LCM 25 होगा। लेकिन HCF पूछ रहा है, HCF मतलब मोस्ट तो छोटा वाला, यानी C और D है तो छोटा क्या है, D है, D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है C और D। C हो गया बड़ा और D हो गया छोटा, क्योंकि इधर मुँह है तो C बड़ा हो गया, D छोटा हो गया, इसलिए HCF क्या हो गया, D, ऑप्शन ए। दो धनात्मक पूर्णांक C और D हो तो HCF C D कितने बराबर होंगे, तो C और D के कितने बराबर होंगे, तो HCF कितने के बराबर होंगे, तो HCF होगा, इसको हम लिख सकते हैं HCF C, D, यही लिख सकते हैं, क्योंकि हम HCF C R लिख सकते हैं, क्योंकि C और D है तो HCF हम स्वाभाविक है कि C और D का ही HCF निकालेंगे हम। अगला है √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √18 का परिमेयकरण गुणांक, अब याद रखिएगा √18 है, 18 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 से 9, 3 से 3 तिया 9, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, 3 आ गया बाहर, 2 बच गया, 2 चला गया अंदर, 3√2 इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन 3√2 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका परिमेयकरण गुणांक अगर हम देखें तो इसमें वैसा कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम 2 अगर देख लेते हैं, जैसे देखिए परिमेयकरण गुणांक, लेकिन परिमेयकरण गुणांक ये भी हो सकता है कि इसको परिमेयकरण कैसे हम करेंगे, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 तो जोड़ा लग गया, ये बाहर चला गया, तो परिमेय कैसे बनेगा, परिमेय तभी बनेगा जब इसमें हम √2 में एगो और हम 2 लिख देंगे, तो ये परिमेय हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा √2, क्योंकि जो √2 जो लिखा है वो 2 को 2 है, एगो 2 है, इसलिए √2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 19 में है अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, परिमेय के रूप में सिर्फ परिमेय संख्या को लिखा जाता है, अपरिमेय को नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, हो सकती है, हाँ निश्चित तो हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल, अगर मान लीजिए परिमेय अगर मान लीजिए यहाँ 4 है और परिमेय अगर √3 है तो इसका गुणनफल करेंगे तो निश्चित है कि 4√3 हो जाएगा, तो ये तो अपरिमेय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सभी परिमेय संख्या के अभिन्न क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या का अभिन्न क्रम अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसमें आपको असत्य कथन ही चुनना था। ऑप्शन सी भी देख लेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक तो परिमेय संख्या निश्चित है, क्योंकि वो रूट में नहीं है, अगर रूट में रहेगा भी फिर भी उसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसमें है अगला ऑप्शन डी में वितरण नियम x y + z = xy + xz अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू है, हाँ निश्चित लागू है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे प्रकलित किया जाता है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाल सकते हैं हम, मौसों निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मौसों निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि से हम मौसों निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याएं a और b का लॉग 136 और 902 है, तो a का मान क्या होगा। इसमें देखिए एलसीएम क्या है 36 है, एचसीएफ क्या है 2 है, तो a का मान पूछ रहा है, तो a का मान देखिए इसमें हम सबसे बड़ा ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो a का मान अगर हम 4 लेते हैं तो इससे निकल जाएगा, क्योंकि a का मान 4 होगा तो b का मान हो जाएगा 18, 4 और 18 का 900, 2 हो जाएगा 936 हो जब निकालिएगा, तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में है 5, 15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए 5, 15 और 20 है, तो इसका देखिए मौसों क्या हो जाएगा, मौसों हो जाएगा, अगर हम इसमें देखेंगे हम तो सबसे छोटा 5 है, 5 ही से तीनों में भाग लगेगा, तो मौसों क्या हो जाएगा 5, इसमें लॉसों और मौसों कह रहा है, तो मौसों तो 5 हो जाएगा, लॉसों क्या हो जाएगा 20 में दोनों से भाग लगेगा नहीं, 40 में देखेंगे 40 में भी दोनों से नहीं लगेगा, 60 में तीनों से लग जाएगा,
5 से हो जाएगा 15 से 60 से, ये 20 से, तो यानी वो 60 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी हो जाएगा 12:1। 12 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में है 12:1। अगर x एक भाज्य संख्या को p1 p2 p3 डॉट डॉट pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो p1 p2 डॉट डॉट p1 को कैसी संख्या कहते हैं? तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन सी संख्या के गुणनफल रूप होना चाहिए? तो शून्य पर समाप्त होने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखिएगा 4n को हम शून्य पर समाप्त करने के लिए 2 के अलावा कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो कभी भी अगर आपको 0 लाना है तो 2 के अलावा एक 5 को जरूरी होना संभव होता है, बिना 5 के 0 नहीं होगा। तो 5 लेंगे हम तब ये 0 आएगा, तो क्या चाहिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 लाएंगे तब ये कोई भी संख्या 0 बनेगा। अगला क्वेश्चन है यदि प्रथम 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्या के योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n किससे भाज्य होगा? अगर इस प्रकार की संख्या रहे तो आज से आप ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर भाग दीजिएगा तो 6 से हमेशा भाज्य हो जाएगा। 6 से जो है ये इस प्रकार की संख्या कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर p और 2 अभाज्य संख्या हो तो p क्यों क्या है? तो p क्यों, जब ये रूट में है, अगर रूट में कोई भी संख्या रह गया है, रूट में अगर कोई भी संख्या रह गया, वैसे भी बीजगणितीय अंक, तो निश्चित है कि ये अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि ये बीजगणित का अंक है। बीजगणित का अंक वो होता है जो अल्फाबेट में यानी ABCD का कोई भी अंक हो तो वो अपरिमेय ही होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? याद ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य भी 2 हो और सबसे छोटी भाज्य भी 2 है। 1 9 तो भाज्य है और 9 अभाज्य है, तो 2 और 2 का गुणनफल क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा? क्रमिक सम यानी सम है तो 2 से भाग लगाएगा, सम जब ही है तो 2 से भाग लगाएगा। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार। तो 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा? 2। अगला है अभाज्य संख्या की अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अभाज्य संख्या का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अभाज्य संख्या अनेक है। अभाज्य संख्या अनेक होते हैं, हल नहीं होते हैं। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का मतलब सीधा आप याद रखिए जिसमें कुछों से भागने लगे। एक और अपने तो सब में लगता है, कुछ से भागने लगेगा तो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 8 11 9 15 है तो 11 में कुछों से नहीं भाग लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। 32 में है कौन अभाज्य संख्या है? तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कुछों से भागने लगे, तो 29 में कुछों से नहीं भाग लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? 625 को अगर हम लिखते हैं मान लीजिए तो 5 का अधिकतम घातांक यानी 5 से, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी 5 के पावर 4 हो गया, यानी 4 हो गया अधिकतम घातांक। ऑप्शन हो जाएगा डी। 26 और 91 का मौसम क्या होगा? 26 और 91 का मौसम तो आपको ही पता होना चाहिए। 26 और 91 में तो 26 से तो 91 कटेगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मौसम निकालना है तो छोटा ही होगा। तो 26 से नहीं कटेगा, तो यानी 26 से छोटा 13 लेंगे हम, 13 से 26 भी कटेगा, 13 से 91 भी कट जाएगा, 7 मरतबे 2 मरतबे, इसलिए इसका मौसम क्या हो जाएगा? मौसम हो जाएगा 13। ऑप्शन ए में 13 लिखा हुआ है। लॉस ऑफ ए बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए गुने बी, अगर लॉस ऑफ पूछ रहा है तो बट्टा में क्या होगा? मौसम, यानी ए गुने बी, बट्टा में क्या लिखेंगे हम? मौसम। अगर यहीं पर अगर मौसम पूछता तो ए गुने बी बट्टा में लॉसॉ लिखते हैं हम। चलिए ऑप्शन आप ढूंढ लिया कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन नहीं देते आप ढूंढ लिया कीजिएगा। अगला है 36 नंबर में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या होगा? 156 का, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। 2 से क्या हो जाएगा? 78, 2 से हो जाएगा 39, 3 से 13, 2 का यानी 2 का 2 घात है, आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए
अगला है वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक होगा। तो एक और स्वयं से कटेगा वो हो जाएगा अभाज्य, क्योंकि उसमें कुछ से भाग नहीं लगेगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अभाज्य। अगला है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, घात में अगर हम गुणनफल में बोले तो काहे से लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। क्या करता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि घात पूछ रहा है तो लिखा जा सकता है। अगला है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। तो ये संख्या है भाज्य संख्या, क्योंकि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 है ना, यहीं से कट जाए, क्योंकि 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 और गुने 1 और प्लस 1 हो जाएगा, 11 7 77 और प्लस 1 यानी 13 गुने 78 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये आपको 2 नंबर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। 23,750 है, इसमें 5 का अधिकतम घात पूछ रहा था। याद रखिएगा एगो 0 मतलब एगो 2 और एगो 5। अब हो गया इसमें 5 से 5 चौका 20 3 7 यानी 5 7 35 2 5 5 25, फिर 5 से 5 9 45 2 5 5 25, फिर 5 से हो गया 19। अब कहना 5 का अधिकतम घात, देखिए 3 गो 5 यहाँ एगो यहाँ है, यानी 5 के पावर 4 यानी 4 अधिकतम घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 अधिकतम घात। ये ऑप्शन डी में है। 1/a के पावर n का मान क्या लिख सकते हैं हम। तो 1/, अगर a के पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर माइनस n है ना, a के पावर माइनस n। अगर यही अगर कोई माइनस में लिखा रहे तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। अगर यही रहता a के पावर माइनस m तो इसको लिख देते हैं 1/, में a के पावर m, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी में हो जाएगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। याद रखिएगा, कोई भी अगर अभाज्य संख्या दुनिया का कोनो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम एक ही होगा। दुनिया का कोनो अभाज्य संख्या का मौसम एक ही होगा, चाहे p रहे, q रहे, g रहे, कुछ रहे। अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस रूट बी का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा। तो परिमेयकरण तभी हो जाएगा जब इसमें हम a माइनस रूट बी लिखेंगे, क्योंकि वो प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे तो अपने आप हो जाएगा ये a स्क्वायर और माइनस बी हो जाएगा जब गुना करेंगे। तो है यदि a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी हो तो a बराबर c में क्या संबंध है। तो a बराबर c में यहाँ कुछ संबंध नहीं, a बराबर है c, क्योंकि a प्लस बी है और c प्लस रूट डी है, यानी a बराबर c है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 3 गुने 2 गुने 5 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 का मौसो क्या होगा। तो मौसो होगा जो छोटा वाला है, दोनों में 3 मिल रहा है, जिसमें कम 3 है वो लेना है। 3 के पावर 2 यानी 3 गुने 3। अगला फिर 2 के पावर 2 है और एगो में है 2 के पावर कुछ नहीं यानी 1, तो एगो वो लेना है, और दोनों में 5 है तो 5 लेना है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 3 3 9 9 2 18 18 5 90 90, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है संख्या 4 के पावर n जहां n की एक प्राकृत संख्या है तो क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए ऐसा कोई n नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 4 शून्य पर समाप्त होने के लिए उसमें 5 भी चाहिए, क्योंकि 4 में सिर्फ 2 गो 2 आएगा, लेकिन जब तक अगर 5 नहीं आएगा तो वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई n संख्या नहीं है जो 4n या 6n कुछ रहे तो वो शून्य पर समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है, तीनों का लघुत्तम निकाल देना है। 1 3 5 का 1 3 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ तो निकलने वाला है ना, 3 5 डायरेक्ट हो जाएगा। 15 घंटा लगेगा तीनों को एक जगह पर मिलने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लेते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो फिर से लघुत्तम निकाल देना 3, 4, 8 का। 3, 4, 8 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। 3 से 2 दूना 4, 2 चौका 2 से, यानी 2 तिया 6, 6 दूना, अच्छा फिर 2 से लाएगा। 3, 2 1 कम 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटे में तीनों फिर से एक जगह मिल जाएगा। अगला है कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें कुछ से नहीं भाग लगे। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो है 23, उसमें कुछ से भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या हो जाएगा। तो m का मान देखिए, 65 तथा 117 का मौसम, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। 65 तथा 117 का मौसम 13 होता तो होता m का मान। तो ध्यान दीजिएगा, m का मान इसमें अगर हम 2 रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए 65 m है गुने 2 माइनस 117, तो 65 दूना हो गया 130 माइनस 117। इसका मौसम वैसे भी आ गया 13 घटा करके, और इसमें रहता 65 तथा 117 का मौसम 13 है। तो 13 लाने के लिए तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि m का मान क्या होगा। तो m का मान हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों नहीं है, 13 भी नहीं है, बी भी नहीं, 2 भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो हम जल्दी ही 2 से 4 दिन में सभी पूरे क्लास हम समाप्त कर देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।